हिंदुस्तान की हरदिल अजीज और खास आम में मकबूल लीडर सुषमा स्वराज नहीं रहीं। गुज़श्ता शब दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। दिल्ली के एम्स में सुषमा स्वराज ने अपनी आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज को 2014 में वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और आम खास की मदद में पेश रहीं। सुषमा स्वराज 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में पैदा हुई और कम उम्री में ही हिंदुस्तान की सियासत पर अपना खूबसूरत रूप छोड़ा। उन्हें बीजेपी की कौमी तर्जुमान, रुकन पार्लियामेंट और दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनने का शरफ हासिल रहा। अपनी पूरी सियासी और समाजी जिंदगी में हरदिल अजीज सुषमा स्वराज रहीं और यही वजह है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने सुषमा स्वराज के चले जाने पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया है। मुल्क की हरदिल अजीज लीडर सुषमा स्वराज नहीं रहीं। 1952 में उनकी पैदाइश हुई थी और 2019 में उनका इंतकाल हो गया। दिल का दौरा पड़ने से सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया। सुषमा स्वराज ने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। वो 67 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। काफी अरसे से बीमार चल रही थीं। 14 फरवरी 1950 में हरियाणा के अंबाला कैंट में वो पैदा हुई। उनके वालिद हरदेव शर्मा आरएसएस के अहम रुकन थे। वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के लाहौर से था। उन्होंने चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की और एबीवीपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की। इमरजेंसी के बाद वो बीजेपी में शामिल हुई। 1977 में बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर बनाई गईं। सिर्फ 25 बरस की उम्र में काबीना में शामिल की गई, हरियाणा की काबीना में शामिल की गई। 1987 से 1990 तक वो हरियाणा की वजीर तालीम भी रही। 27 साल की उम्र में हरियाणा की बीजेपी सदर बनाई गई। 1990 में वो राज्यसभा की रुकन बनी। 1996 में जनूबी दिल्ली से पहली बार एमपी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वजीर इत्तलात और नशरियात बनाई गई थीं। 1998 में मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनी। सुषमा स्वराज को दिल्ली की पहली खातून वजीर आला बनने का शरफ हासिल हुआ। 2003 में मरकजी वजीर सेहत भी रहीं। 13 जुलाई 1975 को सुषमा स्वराज की शादी स्वराज कौशल से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी भी है। इस बार में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां पर क्या माहौल है? इस वक्त दिल्ली की सियासत में एक बहुत बड़ा बाब, बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है। दिल्ली क्या, पूरे मुल्क की सियासत में, दिल्ली नहीं पूरे मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया है। एक बहुत बड़ी खला पैदा हो गई है। देखिए, इस वक्त में मैं जंतर मंतर स्थित सुषमा स्वराज के सरकारी आवास के ठीक बाहर खड़ा हूँ और एक अंदाजा लगाया जा सकता है, सुषमा स्वराज एक नाम ही इतना बड़ा काफी है राजनीतिक गलियारों के लिए। लेकिन जब उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद जब नए सांसद चुन करके आए तो वो चाहते तो बड़े अपने बंगले में रह सकती थी, लेकिन वो उस बंगले को कब खाली करके सुषमा स्वराज एक छोटे से घर में आके यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये किसी को पता ही नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ठीक पीछे एक आप जो फ्लैट्स देख रहे हैं,
इसी फ्लैट में एक छोटे से कमरे में सुषमा स्वराज यहाँ रहती थी और ये जंतर मंतर स्थित उनका आवास है और यहीं पे वो रहती थी। तो सुषमा स्वराज का कद इतना बड़ा है लेकिन वो छोटे से घर में रहती थी और अपने आप को एक आम साधारण सी एक महिला बताती थी। तो ये एक अंदाज होता है इतने बड़े कद्दावर नेता का। और बात करें उनके कद का अंदाजा लगाएं तो क्या सत्ता क्या विपक्ष हर कोई उनकी संवाद अदायगी से उस फैन था। उनके संवाद अदायगी इतनी शानदार होती थी, इतनी बेहतरीन होती थी और इतनी लोक लुभावन होती थी कि लोग जो है खिंचे चले आते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और बात करें कि लोकसभा के कार्यकाल की बात करें, लोकसभा सत्र के दौरान भी कई बार ऐसे सवाल जवाब का जब दौर होता था तो विपक्ष जब सवाल करता था उस वक्त में भी वो अपनी संवाद अदायगी से विपक्षी लोगों को शांत करा देते थे। या जब वो विपक्ष में थी तो जब वो बोलती थी तो सत्ता पक्ष के भी लोग गंभीरता से उनकी बातों को सुनते थे। तो ये अंदाज होता था और ये अंदाज वो काफी उनका जो व्यक्तित्व जो है काफी कुछ मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने प्रखर वक्ता थे और कुशल वक्ता के साथ साथ उनका राजनीतिक उनका व्यक्तिगत जो उनका करियर रहा काफी शानदार रहा। तो ऐसा ही छवि सुषमा स्वराज का रहा। सुषमा स्वराज भी 40 साल, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि 40 साल इतना लंबा करियर उनका राजनीतिक करियर रहा और ये जो राजनीतिक करियर उनका रहा 40 साल का वो बेदाग रहा। कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठा सकता है, कोई भी उन पर व्यक्तिगत तौर पे या राजनीतिक तौर पे कोई लांछन नहीं लगा सकता है, कोई ऐसी आरोप नहीं लगा सकता है कि आपने ऐसा गलत किया। तो ये एक छवि होती है ऐसे शख्स की जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और ये 40 साल का जो कार्यकाल रहा वो कई चाहे राज्य में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो जब उनको विदेश मंत्रालय को दिया गया तो विदेश मंत्रालय में सोचिए कि पूरा विदेश मंत्रालय उन्होंने ट्विटर पे लेके आ गया और ट्विटर पे लेके आ गई और जो भी आपकी समस्या हो, चाहे पासपोर्ट से समस्या हो, वीजा की समस्या हो या छोटे मोटे मसले होते थे कि जैसे विदेश से आपको भारत में आना है तो वहां भी लोग जो है उनको ट्विटर पे लिखती थी और ट्विटर पे भी इतने साधारण से शब्दों का प्रयोग करते हुए वो बताती थी कि आपका समाधान हो गया और ये जल्द ही आपको इस मामले पर कॉल आने वाला है। शंकर, इस बात से शंकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी डाउन टू अर्थ थी। ये भी देखा गया कि वो हर किसी की परेशानी जो भी इनके पास ट्विटर में या मैसेज करे उसकी परेशानी को वो बजाते खुद उसको एड्रेस करती थी, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो। कम उम्री में ही बहुत नीचे लेवल से उन्होंने शुरुआत की। तो यही वजह रही कि वो बहुत डाउन टू अर्थ थी, जमीन से जुड़ी हुई थी और हर इंसान, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स होगा जिनको उनके खिलाफ उसके दिल में कोई बात होगी या उनसे कोई नाराजगी होगी। हर किसी शख्स, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मजहब का भी हम कह सकते हैं कि वो उनके हर अदा से, उनकी हर हरकत से वो इम्प्रेस था। बात है, आज हर आदमी उनको याद कर रहा है। देखिए आपने एकदम सटीक शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम लोग बात कर रहे थे और बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी वहां से जिस तरह से गीता का मसला है, गीता को जिस तरह से भारत लाया गया और भारत ऐसी कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपने घर से कहीं विदेश में ऐसे ही रह रही हैं, उसका अपना घर का आता पता नहीं, मूल रूप से कहाँ की रहने वाली है। और गीता जो एक मुख्य बधिर के दिव्यांग है और वो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने जब इस बात का पता लगा कि पाकिस्तान में रह रही लड़की वो मूल रूप से भारत के रहने वाली है और उसका जो वास्ता है झारखंड, बिहार, तमाम जो कई राज्यों से उसका शुरुआती तौर पे जिक्र हुआ था, तो उन्होंने खुद से पहल करते हुए गीता को किस तरह से बकायदा पाकिस्तान से भारत में लाई और उसके बाद उनके आवास तक, घर तक पहुंचाई और एक पूरा मुहिम कई महीनों का रहा। तो ये सिर्फ गीता का मसला नहीं, और भी एक मसला मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से एक बच्ची इलाज के लिए भारत आना चाहती थी और उन्होंने सिर्फ ट्विटर पे इस बात का जिक्र किया और सुषमा स्वराज ने इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पे पहल करते हुए कहा कि आप भारत आइए, भारत में आपको स्वागत है और पाकिस्तान की उस लड़की का इलाज भारत में करवाने के लिए बकायदा उन्होंने इस बात को लिखा कि आपका भारत में अच्छी तरीके से इलाज करवाया जाएगा और उन्होंने तत्काल इस मदद को स्वीकार करते हुए उस लड़की को जब उसका वीजा जो है, वीजा में जल्दी उसकी स्वीकृति दी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उस बच्ची का इलाज हुआ। तो यहाँ पर सरहद उन्होंने नहीं देखा बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे और एक बड़े जो दिल के जो नेता हैं वो उन्होंने अपना ये दिखाया
कि दिल बड़ा होना चाहिए और ये छोटी मोटी बातें हैं, तो ये बड़ा दिल सुषमा स्वराज ने दिखाया। क्योंकि उस वक्त पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जिस तरह से आपस में टकराहट कई बातों को लेकर चल रहा था, लेकिन उन्होंने मुल्क नहीं देखा। वो कहा कि आप एक छोटी सी बच्ची हैं, आपका इलाज होना चाहिए, आप आइए। तो ये अंदाज होता है। आप बात करें, अब राजनीतिक संवाद अदायगी की बात करें, तो सुषमा स्वराज का जो अंदाज था बातचीत करने का, वो अंदाज सामने में ऐसा, जब वो लोकसभा में बोलती थी या कहीं पे रैली में बोलती थी या टेलीविजन स्क्रीन पे कहीं बोल रही हो, लोग थम जाते थे, रुक जाते थे उनको सुनने के लिए क्या बोल रही है, और ऐसा लगता था कि वो आपसे ही मुखातिब है, आपसे ही बातचीत कर रही है। तो यह अंदाज होता था सुषमा स्वराज का, और इसीलिए कहा जाता है कि सुषमा स्वराज का जो अंदाज है काफी कुछ वाजपेयी से मिलता था, अटल बिहारी वाजपेयी से। उनका जो एक राजनीति में बात करें तो जितना तेजी से वो धीरे धीरे बढ़ते गई, तो वो जमीन से जुड़ते हुए गई। चाहे वो हरियाणा से, हालांकि देखिए हरियाणा की रहने वाली थी, लेकिन हरियाणा में वो अच्छा खासा उनका बढ़िया उनका राजनीतिक करियर रहा। दिल्ली की पहली महिला वो मुख्यमंत्री बनी, इसके साथ वो केंद्र में रही, केंद्र में काफी सालों तक रही। तो 40 साल का जो करियर है उनका, 40 साल का जो राजनीतिक करियर है, बहुत ही शानदार रहा और बेदाग रहा। बेदाग इसलिए कि कई बार नेताओं पे कई तरह के इल्जाम लगते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज पे कभी इल्जाम नहीं लगा। तो ये उनकी छवि है, और शायद इसी बात का तकाजा है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, वो भी हर कोई उनको मिस कर रहा है, और हर नेता के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है कि मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। और यही बात मैं कल रात में फील कर रहा था, जब एम्स अस्पताल में जब एक खबर आई रात में 9 साढ़े 9 बजे, जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, और रात में जब तकरीबन 10:30 बजे के लगभग इस बात की औपचारिक तौर पे पुष्टि कर दी गई कि सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया, वो नहीं रही। उसके बाद नेताओं का जो जमावड़ा है लगातार वहां पे पहुंच रहा था, और हर नेता यही बात को दोहराता जा रहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान है, व्यक्तिगत तौर पे क्षति है। तो ये अंदाज था सुषमा स्वराज का। यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद आए, गुलाम नबी आजाद भी, और कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आते साथ कहा कि बहुत कम ही ऐसे नेता होते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर इतना शानदार जिसका करियर रहता है। तो ये छवि सुषमा स्वराज का था। और बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है, हर कोई अपने ट्विटर हैंडल से बकायदा सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दे रहे थे, और कई लोग जो है कल अंतिम दर्शन करने के लिए एम्स भी आए। और इस वक्त में मैं जो जंतर मंतर स्थित उनका जो सरकारी आवास है, इस जगह पे बता रहा हूँ, सबसे पहले सुबह सुबह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती आई, वो यहाँ पे आके अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देके जा चुकी हैं। उसके बाद रमा देवी आई, जो बीजेपी के सांसद हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम जो सत्ता हो या विपक्ष हो, हर पक्ष के लोग जो है आ रहे हैं बकायदा, और उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि आज के अगर दिनचर्या की बात करें तो 11 बजे तक, 11 से 11:30 बजे तक उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से उनका पार्थिव शरीर को लेकर बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, और वहां पर उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, या जो भी आना चाहते हैं, वो अंतिम दर्शन कर सकते हैं, वहां पर आकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उसके बाद 2:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में रखने के बाद 3 बजे के लगभग में उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शमशान घाट पे होगा, जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, और वहां पहुंच करके अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। और ये श्रद्धांजलि एक ऐसे शख्स को है, एक ऐसे बहुमुखी नेता को है, जो पिछले कई सालों से राजनीतिक गलियारों में राज की, हर राजनेताओं के दिल में राज की, और वो एक अच्छी छवि के साथ साथ एक अच्छी राजनीति करने के लिए जानी जाती थी। और शायद इसी बात का तकाजा है कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, या वो जब सत्ता में रही या विपक्ष में रही, हर वक्त अपने संवाद अदायगी से और अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीता। और इसके साथ ही जब वो मंत्रालय में रही, जब उनको जो भी मंत्रालय दिया गया, वो उस मंत्रालय में अपने बेहतर कार्य करते हुए अपने आप को प्रमाणित किए और अपने मंत्रालय का कद बढ़ाया। तो ये होता है जब आप अपने काम को आप बेहतर तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं, तो आपका मंत्रालय का नहीं बल्कि आपका भी कद बढ़ता है, आपकी सरकार का कद बढ़ता है। तो ये कद बढ़ाया जी, बिल्कुल शक्कर 40 साल का सफर उनका रहा, सियासी सफर।